हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 9th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर शब्द निर्माण है, जिसमें हम लोगों ने उपसर्ग प्रत्यय को देखा था, उसी के क्रम में समास को देखेंगे। समास व्याकरण का एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी परिचित हैं। पिछले क्लासेज में भी आप लोग समास को पढ़ते रहे होंगे और समास की मौलिक जानकारी आपको होगी। समास क्या है, यहाँ विशेष रूप से 9th क्लास के लिए हम लोग इस बात पर जोर देंगे कि हम किस प्रकार सामासिक पदों को या समस्त पदों को, जिनको कहा जाता है, पहचानें और कैसे उन्हें अलग करें। कुछ मौलिक बातें जो सबसे पहले दोहरा देने की आवश्यकता है, आपके जानते हुए भी, वह यह कि जब दो पदों को, स्वतंत्र पदों को, स्वतंत्र शब्दों को एक साथ मिला दिया जाता है और मिलाकर उससे एक नए शब्द का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया को हम समासीकरण या समास करना कहते हैं। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ ही होता है मिलाना, सम्मिलित करना, अर्थात दो शब्दों को परस्पर मिलाने की प्रक्रिया समास है। इसकी परिभाषा विभिन्न व्याकरणविद वैयाकरणों के द्वारा अलग अलग रूप में दी गई है। उन परिभाषाओं को तो आप विभिन्न पुस्तकों से देख लेंगे, लेकिन समझने के लिए वीडियो में मुख्य रूप से आपको समझाने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए आप यही मानकर चलें कि दो शब्दों को हम जब आपस में मिलाते हैं और मिलाकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो यह क्रिया समास कहलाती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा समास के 7 भेद होते हैं, परंतु इसके भेदों को अलग अलग व्याकरण शास्त्रियों ने अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। आप शब्द निर्माण को जब आप देख रहे हैं तो उदाहरण लेकर इसको समझने का प्रयत्न करें शुरू से, कि हम लोग कैसे शब्द को मिलाते हैं। जैसे किसी पथभ्रष्ट व्यक्ति को हम पथभ्रष्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं ना, यानी ये पथभ्रष्ट हो गया, अर्थात पथ से भ्रष्ट हो गया, से यहाँ नहीं है ना। ये राजकुमार है, राजकुमार शब्द हमने बनाया, वो राजा का कुमार है। बैलगाड़ी हम लोग प्रयोग में लाते हैं बहुत सामान्य रूप से, तो बैल के द्वारा खींची गई गाड़ी, उसको हम कहते हैं बैलगाड़ी, लेकिन शब्द बन गया बैल और गाड़ी मिलाकर बैलगाड़ी। इस प्रकार से दो शब्दों को मिलाकर बनता है। आगे और हम जब समास की चर्चा करेंगे तो इस पर और उदाहरण हम लोग देखेंगे। यहाँ हम लोग पहले यह देखें कि समास और समास विग्रह, जब कोई समस्त पद हमको दिया हुआ है और उसमें उन दोनों शब्दों को अलग जब हम करते हैं, तो इसको समास विग्रह कहा जाता है। आपको प्रश्न में अक्सर पूछा जाता होगा कि सविग्रह समास बताएं, अर्थात विग्रह के साथ पूछने के पीछे एक उद्देश्य यह होता है कि विग्रह के आधार पर समास का निर्णय कहीं कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी चर्चा भी आगे होगी जब हम विभिन्न समासों की चर्चा कर लेंगे तब। तो हम लोग शुरू करें समास से। हमारा जो समास है, पूरा यह व्याकरण का भाग, इसको 7 समास के रूप में हम लोगों ने सुना है। आपको नाम भी याद होंगे कि ये तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है और एक नए समास भी है। लेकिन मुख्य रूप से 4 समास की ही चर्चा होती है व्याकरण में: तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव। मन में प्रश्न उठेगा कि कर्मधारय और द्विगु कहाँ गया?
तो कर्मधारय और द्विगु दोनों को तत्पुरुष का ही उपभेद माना है व्याकरण शास्त्रियों ने, लेकिन हम इसको अलग अलग ही मानकर चलेंगे, क्योंकि व्यावहारिक रूप से हम लोग यही देखते आए हैं। समास को पहचानने के लिए वैसे तो व्याकरणिक रूप से हम लोग इसके पदों को देखकर ही अनुमान लगाते हैं कि किस पद की प्रधानता है। दो पद है ना, एक को पूर्व पद कहा जाएगा, दूसरे को उत्तर पद कहा जाता है। तो पूर्व पद और उत्तर पद, इन दोनों में किसकी प्रधानता है, इसके आधार पर ही समास का निर्णय होता है। तत्पुरुष सबसे प्रधान समास है, सबसे पहले इसी का नाम आता है। तो तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः कहा गया है, अर्थात जिसका उत्तर पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष में हमने जैसा कहा कि कर्मधारय और द्विगु इसके उपभेद हैं, इसलिए कर्मधारय और द्विगु समास को भी हम देखें, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। उदाहरण लेकर समझने में आसान होगा। विशेषण और विशेष्य के संबंध को आप अच्छी तरह समझ लें। जब दो पद होता है तो एक विशेष्य होता है, संज्ञा के रूप में भी हो सकता है या क्रियापद रूपी भी हो सकता है। तो एक पद जो विशेष्य है, जिसकी विशेषता बताने के लिए पूर्व पद आता है, तो वहां तत्पुरुष समास हुआ। लेकिन इस व्याकरणिक पहचान से अलग हटकर तत्पुरुष को आप पहचानने के लिए मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से पहचानना ही पड़ेगा। वह यह कि यदि दोनों पदों को अलग करने पर, अर्थात समास विग्रह करने पर, कारक का कोई चिन्ह बीच में आता हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और उसी के आधार पर तत्पुरुष के द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस प्रकार से भेद भी होते हैं कारक के चिन्हों के आने पर ही। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त, यहाँ को आया है ना। इसी प्रकार गृह में आगत, गृहागत, अब यहाँ में अधिकरण आया, कारक का चिन्ह आया, ये तत्पुरुष समास हो गया, है ना। जैसा हमने अभी उदाहरण में दिया था, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ये अपादान तत्पुरुष हो गया, क्योंकि इसमें अपादान कारक का प्रयोग किया गया। तो मुख्य रूप से आप इसी बात को याद रखेंगे कि यदि समास विग्रह करने पर कोई कारक का चिन्ह वहां प्रयुक्त होता हुआ दिखाई पड़ता हो तो आप उसे तत्पुरुष समास समझ लेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजकुमार, जैसा हमने देखा, राजा का कुमार, ये सब तत्पुरुष का उदाहरण है। सबसे आसान है समझना तत्पुरुष को। आप दोनों को अलग करें। अब राजपुत्र को अगर हम करना चाहें राजा और पुत्र, तो ये उचित नहीं लगता है, इसलिए राजपुत्र के रूप में हम इसको राजा का पुत्र करते हैं। तो क्या आपने देखा कि तत्पुरुष समास को पहचानने के लिए हम यह देखेंगे कि दोनों पदों को अलग करने पर, अर्थात उनका विग्रह करने पर, अगर कोई कारक का चिन्ह बीच में प्रकट हो, कारक के चिन्ह की आवश्यकता हो। आप जानते हैं कारक 8 होते हैं, इसमें जो कर्ता कारक है उसका प्रयोग नहीं होता है, लेकिन बाकी जो सभी कारक हैं आपको स्मरण होगा। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है। अरे, तो संबोधन का भी प्रयोग नहीं होता है समास में, लेकिन बाकी 6 कारक का प्रयोग होता है। आप इन चिन्हों को अगर आप पाएं, जिसको कि परसर्ग भी कहा जाता है, तो आप समझेंगे कि ये तत्पुरुष समास है।
मेरे विचार से अब आप तत्पुरुष को पहचानने में आपसे गलती नहीं होगी। आप आसानी से समझ जाएंगे कि ये तत्पुरुष समास हैं। दोनों को अलग करें और अलग करने के बाद फिर हम उदाहरण देखेंगे इसके अभ्यास में। इसी से जुड़ा हुआ कर्मधारय समास हमने कहा। अब कर्मधारय को भी पहचान लीजिए, इसमें भी उत्तर पद ही प्रधान होता है। लेकिन अंतर यही है तत्पुरुष के इस भेद में और मूल तत्पुरुष में कि कर्मधारय में एक विशेष्य होता है, एक विशेषण होता है ना। विशेष्य और विशेषण, और इसका विग्रह जो होता है उसमें एक जो लगा हुआ होता है। जैसे नील कमल, नीला है कमल जो, यहाँ नील शब्द विशेषण है जो कमल के लिए आया है। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, यहाँ मुख की तुलना चंद्र से की गई है। अर्थात विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध कर्मधारय समास को प्रतिबिंबित करता है, वो कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अर्थात कर्मधारय को पहचानने के लिए आप उसका विग्रह करें, है ना। नीला है कमल जो, नील कमल, यहाँ नीला विशेषण है और कमल विशेष्य है ना। अभी हमने कहा कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ दूसरा विग्रह उचित नहीं प्रतीत होगा। विग्रह तो हम कर दे सकते हैं अपनी मर्जी से किसी रूप में, लेकिन वो सार्थक नहीं होगा। कमल के समान नयन या कमल के समान नयन है जो। नीला अंबर, नीला है अंबर जो, नीला अंबर, नीला है अंबर जो, नीला आकाश, यहाँ अंबर को नीला कहा गया है। तो कर्मधारय को याद रखने के लिए आप यही याद रखें कि कर्मधारय में एक विशेषण होता है और एक विशेष्य होता है। पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। उत्तर पद की विशेषता पूर्व पद बताता है, इसलिए इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है कर्मधारय में। आपने देखा तत्पुरुष को जहाँ हम पहचानेंगे कारक के चिन्ह से, वहाँ कर्मधारय को हम पहचानेंगे कि एक शब्द दूसरे की उपमा के लिए प्रयोग में आएगा या एक शब्द दूसरे का विशेषण होगा। इससे हम कर्मधारय को पहचानेंगे। इसी विशेषण को अगर कोई संख्यावाची विशेषण आ जाए पूर्व पद में तो ये द्विगु समास हो जाता है। बहुत आसान है, सबसे आसान पहचानना है। द्विगु समास को कहा भी गया है संस्कृत में परिभाषा में कि संख्या पूर्वो द्विगु, अर्थात जिस समस्त पद के प्रारंभ में संख्यावाची शब्द हो, संख्यावाची विशेषण हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। पंचवटी, 5 वटों का समूह, त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार, चतुर्भुज, 4 भुजाओं से बनी आकृति। यहां आप क्या देख रहे हैं कि जो पूर्व पद है वह संख्यावाची है, इसीलिए द्विगु को समाहार समास भी कहा जाता है। अर्थात यह जो समास होता है द्विगु, उसमें कुछ वस्तुओं, कुछ चीज़ों को संख्यावाची शब्दों के द्वारा इंगित किया जाता है। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह, त्रिभुवन, यानी ये समूहवाचक शब्द होता है, समूह बताने वाला, ये द्विगु हो गया। इसमें भी 3 संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची विशेषण है। जो पूर्व में आया वो गौण है, प्रधान कौन है? उत्तर पद, अर्थात 3 भुवन, भुवन है प्रधान, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। यही कारण है कि तत्पुरुष के अंतर्गत ही इसको रखा गया है, क्योंकि इन तीनों जिसको हमने देखा इसमें उत्तर पद ही प्रधान होता है, पूर्व पद गौण होता है। इस प्रकार आपने 3 समास को पहचान लिया। अंत में मैं फिर बताऊंगा आपको पहचानने के लिए एकदम, जिसको कहते हैं ना ट्रिक, ट्रिक को बाद में हम लोग देखेंगे। अभी तो 3 समास को हमने देखा। अब वारी आती है द्वंद्व समास की। द्वंद्व आसान है, ऐसे तो उसके पहले बहुब्रीहि का नाम आता है।
लेकिन हम पहले द्वंद्व की ही चर्चा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसको समझना भी बहुत सबसे आसान है। चार्थे द्वंद्व, च अर्थे, च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। आज च का अर्थ संस्कृत में होता है और, अर्थात जब दो पद और या के द्वारा जुड़े हुए नजर आते हैं तो इसको हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। अर्थात दो शब्द अगर इस प्रकार मिलें कि उनके बीच में और का लोप हो गया हो और विग्रह करने में हम और जोड़ दें, जैसे पिता पुत्र, पिता और पुत्र, लोटा डोरी, लोटा और डोरी, घर बाहर, घर और बाहर, शिव पार्वती, शिव और पार्वती, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, बस कुछ नहीं है, सीधे बीच में और जोड़ा गया है और ये द्वंद्व समास हो गया। इस प्रकार द्वंद्व समास को हम आसानी से पहचान सकते हैं अगर दोनों शब्दों को हम अलग करें और उन शब्दों को अलग करने के क्रम में हमें बीच में और देना पड़े तो वह द्वंद्व समास हो जाता है। बिल्कुल सहज है। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में मुख्य विशेषता यही है कि दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। दोनों शब्द जो आता है ना, एक शब्द हुआ पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता है, एक तीसरा पद प्रधान बन जाता है। उसमें विशेष अर्थ ग्रहण करने वाला, आप लोग बहुब्रीहि के लिए उदाहरण जरूर पिछले क्लास में देखे होंगे, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश, ये बहुब्रीहि समास। यहाँ लंबा और उदर ये दोनों में से कोई नहीं है महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है गणेश जो अलग शब्द है। ठीक है। इस प्रकार जैसे वीणा पाणी हम कहते हैं, वीणा है पानी में जिनके अर्थात सरस्वती, इसका मतलब वीणा और पाणी ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? सरस्वती। अर्थात जब दोनों पदों को गौण करके कोई तीसरा पद वहां आकर अपना स्थान ग्रहण कर ले, अर्थात वह किसी तीसरे पद की ओर इंगित करे, उसका अर्थ तीसरे पद की ओर चला जाए, तो वहां हम बहुब्रीहि समास मानेंगे। यहां ध्यान देने का यह है कि कर्मधारय और बहुब्रीहि एक जैसा लगेगा, बाद में समासों का अंतर बताने के क्रम में इसकी चर्चा मैं करूंगा आपसे। लेकिन यहाँ पर आप बहुब्रीहि को यही समझें कि नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शंकर, अर्थात हो गया ये तीसरा पद, भगवान शंकर आ गए बीच में। जबकि नीला और कंठ ये दोनों, नीला है विशेषण और कंठ है विशेष्य, तो देखने में तो ये कर्मधारय भी लगता है। यही मूल अंतर हो जाता है कर्मधारय में और बहुब्रीहि में कि तीसरा पद प्रधान अगर बना दिया जाए, कोई तीसरा पद प्रधान बनकर आ जाए, तो वहां बहुब्रीहि समास हो जाता है। आपने देख लिया बहुब्रीहि समास के बाद एक समास है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव जिस जैसा इसके नाम से ही स्पष्ट है कि अव्यय शब्द अगर प्रारंभ में आए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अब प्रश्न है अव्यय क्या है, तो इसको तो आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय ये 5 जो शब्द के भेद हैं उन भेदों को ध्यान में रखना होगा। अव्यय शब्द है जैसे जो उपसर्ग आप लगाते हैं, तो बहुत सारे उपसर्ग हैं जो अव्यय के रूप में ही प्रयोग में आते हैं। और उदाहरण के लिए जैसे प्रतिदिन, हर दिन, उसको हम कहते हैं ना प्रतिदिन, इसके विग्रह में कुछ नहीं है। प्रतिदिन को हम प्रतिदिन भी विग्रह के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ये अव्यय है, अव्यय शब्द ही है जिसका रूप नहीं बदलता है। व्यय मीन्स खर्च होना, अव्यय, इसलिए अव्यय शब्द वैसे शब्दों को कहते हैं जिनका रूप किसी भी प्रकार नहीं बदलता है। यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, वो यथाशीघ्र हुआ। इस प्रकार अव्यय शब्द से प्रारंभ होने वाले समस्त पद को, सामासिक पद को हम
अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। यह कहते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास का प्रयोग हुआ है। कभी कभी 2 बार बोले जाने वाले शब्दों को भी अव्ययी भाव में माना जाता है, जैसे धक्का मुक्की, ठेलम ठेल, धक्का और मुक्की। तो धक्का मुक्की में यहाँ और नहीं लगेगा, धक्का मुक्की, धक्का और मुक्की तो हुआ, लेकिन इसको अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात अव्यय से प्रारंभ होने वाले शब्दों को अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार आपने देखा कि समास के इन कुल भेदों को, और एक जो नए समास है जिसकी चर्चा आपके पुस्तक में नहीं की गई है, जो नए समास है, उस नए समास को इसलिए अलग से नहीं रखा गया है क्योंकि वह निषेधवाची होता है। निषेधवाची शब्द अन लगा हुआ, अ लगा हुआ, ये सारा चूंकि अव्यय से ही होता है, इसलिए अव्ययी भाव समास का ही एक भेद नए समास को माना जाता है। अनपढ़, जो पढ़ा हुआ नहीं है, अज्ञात, जो ज्ञात नहीं है, इस प्रकार से। तो सभी समासों के बाद अब एक बार मैं आपको बता देता हूं कि कैसे पहचानिए। इस भाग को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा तो आपको बहुत सुविधा होगी इसको पहचानने में। तत्पुरुष को पहचानिए, यदि उसके बीच में कोई कारक का चिन्ह आ रहा हो तो वह तत्पुरुष समास होगा। एक पद विशेषण हो और दूसरा उसकी विशेषता बताता हो, अगर ऐसा शब्द बने तो आप उसको कर्मधारय समझिए। या इसी में अगर एक शब्द दूसरे की उपमा दी जा रही है, एक शब्द के द्वारा दूसरे की उपमा दी जा रही है, अर्थात एक शब्द को दूसरे के जैसा बताया जा रहा है, तो ये कर्मधारय होगा। अगर पहला पद संख्यावाची शब्द हो, संख्या बताने वाला हो, 2, 3, 4, 5, तो ये द्विगु समास होगा। दोनों पदों के बीच में अगर और लगा दिया जाए और वहां आता है तो वह द्वंद्व समास होगा। 2 पदों से बने शब्दों का अगर एक विशेष अर्थ लिया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। विशेष अर्थ लेने पर अगर अव्यय शब्द से प्रारंभ होने वाला शब्द है तो वह अव्ययी भाव समास होगा। निषेधवाची अगर है तो नए समास होता है, जो अव्ययी भाव का ही एक भेद है। पहचान के लिए तो बहुत आसान है यही। तत्पुरुष के लिए कारक का चिन्ह देख लिए, द्वंद्व के लिए और देख लिए, द्विगु के लिए संख्यावाची शब्द देख लिए। तुलना की जा रही है 2 चीज में, विशेषण है कोई दूसरा, कर्मधारय उसको मान लिए। कोई तीसरा अर्थ लेकर आ गया तो बहुब्रीहि मान लिए। अव्यय शब्द से शुरू हुआ, अव्ययी भाव हो गया। इस प्रकार मेरा विश्वास है कि अब आप इसको समझ गए होंगे। थोड़ा जो यहाँ पर उपस्थित होता है धर्म संकट विद्यार्थियों के सामने, वह है कर्मधारय और बहुब्रीहि में जो मौलिक अंतर है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि यह कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है, इसका निर्णय करने के लिए आप इसके विग्रह पर ध्यान देंगे। जैसे नीलकंठ का उदाहरण लें, अगर आप केवल यह विग्रह करें कि नीला है कंठ जो, तो नीला विशेषण और कंठ विशेष्य, तो इसे कर्मधारय समास के अंतर्गत रखना होगा। नीला है कंठ जो। लेकिन अगर इसका हम विग्रह करें नीला है कंठ जिनका, अर्थात भगवान शंकर, तो ये बहुब्रीहि समास होगा। विग्रह पर निर्भर किया ना। लंबा है उदर जो, ये कर्मधारय समास। और लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश, ये हो गया बहुब्रीहि समास। यही मूल अंतर है कर्मधारय समास में और बहुब्रीहि समास में, क्योंकि दोनों देखने में लगता है। द्विगु समास के साथ भी यही बात होती है, क्योंकि द्विगु तो उसी तत्पुरुष का भेद है। अब आप देखते हैं त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, ये द्विगु समास हुआ, संख्यावाची शब्द है इसमें। लेकिन 3 नेत्र हैं जिनके, अर्थात शिव, ये बहुब्रीहि समास हो गया। पंचानन,
पांच मुख हैं जिनके, ये बहुब्रीहि समास है, लेकिन पांच मुखों का समूह ये द्विगु समास है। खड़ानन, खड़ आनन, छह मुंह का समूह द्विगु समास, लेकिन छह आनन है जिनके, खड़ आनन है जिनके, अर्थात कार्तिकेय, ये खड़ानन, ये हो गया बहुब्रीहि समास। अर्थात बहुब्रीहि और कर्मधारय में अंतर करने के लिए आप उसके विग्रह पर ही निर्भर करेंगे। अगर आपने विग्रह किया है जिसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध है तब वह कर्मधारय समास होगा, लेकिन जब आपने उसको एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त किया है, आप एक विशेष अर्थ उसका ले रहे हैं, तब वह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इस प्रकार आप बहुब्रीहि और कर्मधारय के और बहुब्रीहि और द्विगु समास के अंतर को आसानी से समझ सकते हैं कि यह निर्भर करता है उसके विग्रह पर। एक बात और अंत में मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक समास को याद रखिए, और समास की पहचान हमने बता दी है आपको। आप दो दो चार चार उदाहरण अपने दिमाग में रखिए। ओ तत्पुरुष है तो राजपुत्र इसका रख लिए, राजा का पुत्र हो गया। कमल नयन रख लिए इसका दिमाग में कि कमल नयन टाइप का जो होता है वो होता है ये कर्मधारय। कमल नयन, कमल के समान नयन, नीलकंठ हम ध्यान में रखें। लंबोदर आपको याद होगा ही, त्रिभुवन को याद रखिए, आपको द्विगु समास याद रहेगा। यानी प्रत्येक समास का कुछ कुछ उदाहरण आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो उदाहरण के आधार पर उसको समझना और भी आसान होगा। आपके अभ्यास में ढेर सारा दिया गया है जिसमें विग्रह करना है, विग्रह किया हुआ है उसको पहचानना भी है। पहचान भी कैसे आप पहचानेंगे, आप अभ्यास देखेंगे। जब आप वीडियो देखेंगे उस समय आप अपनी पुस्तक को अपने सामने रखेंगे तो आपको सुविधा होगी उसके अभ्यास को। तब आप उसको देख लेंगे कि विग्रह अगर किया हुआ है, आपको ये कह सकता है कि विग्रह किया हुआ है, ये कौन सा समास है, या इस समास का सही विग्रह कौन सा होगा, या आपको विग्रह के साथ समास करने के लिए भी कहा जाएगा, समास पहचानने के लिए कहा जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि समास से संबंधित आपकी शंकाएं दूर हो गई होंगी, और इस प्रकार समास हम लोग जान गए हैं। उसको पहचानने का तरीका, समास क्या है, दो शब्दों को मिलाकर जो नया शब्द बनाया जाता है उस क्रिया को समास कहते हैं। समास के मुख्य चार भेद होते हैं, उसमें दो उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु, जो तत्पुरुष के ही उपभेद हैं। उसके बाद बहुब्रीहि, द्वंद्व और अव्ययी भाव, इतने कुल समास हुए। नए समास अव्ययी भाव का ही भेद है, और समास का निर्णय हम उसके विग्रह के आधार पर करेंगे और विग्रह से ही समास का पता चलेगा। इस समास भाग में इतना ही। फिर आगे 9th क्लास के लिए जो अगला चैप्टर है उसको अगले वीडियोज में आपको दिए जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।